अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अयाज़ राना। प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। न्यूज़ नाइट की टीम ने सोचा कि अब क्योंकि बजट की आमद है, जहां ईद की खुशियां आप लोग तैयारियां कर रहे हैं, वहीं बजट की तैयारियां भी साथ साथ हुकूमत के ऊपर एक ज़िम्मेदारी है जो कि उसने पेश करना है। जहां बात सामने आ रही है कि 10 जून को जो है वो बजट पेश किया जाएगा। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि हमारी मीशत कई साल है, बल्कि पिछले 2-3 साल में हम देख रहे हैं कि मीशत बहुत सुस्त रवि की शिकार थी, क्योंकि उसकी एक अहम वजह थी कि हमारे पास शॉर्ट ऑफ करेंसी या शॉर्ट ऑफ डॉलर्स और शॉर्ट ऑफ पैसे थे, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि तमाम शोबाजात, चाहे इंडस्ट्री हो या तमाम वो शोबे जो पैसों से चलते हैं, वो तमाम जगह सुस्त रवि के शिकार थे। आप मेरे अकब से आपने देख लिया होगा कि इस वक्त हम आबाद में मौजूद हैं, जो कि तामीराती शोबे से ताल्लुक़ रखने वाले तमाम लोग इसमें जो इसके मेंबर्स हैं। और मुल्क के अंदर जहां हम देखते हैं कि लोगों की एक रिहायशी मंसूबे बहुत ज़रूरी हैं, और हम शॉर्ट ऑफ घरों की के हवाले से बातचीत बहुत ज़्यादा बाज़गश्त होती है। लेकिन बात यह है कि इस कराची शहर के अंदर मुल्क के दीगर शहरों में जहाँ एक मसला लोगों के रहने का है, वहीं कराची शहर में इस वक्त लैंड लेना या कोई अपना घर बनाना जो है वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। हम हुकूमत की जानिब से भी या बैंकों की जानिब से कोई ऐसी पॉलिसी या ऐसे कोई मंसूबे नज़र नहीं आते जिसकी वजह से कि एक मुतवस्सित तबका जो है वो अपने लिए घर ख़रीद सके। वो एक ख्वाब बनता जा रहा है। उसकी क्या वजूहत हैं? क्या हुकूमत ने मज़ीद जो टैक्सेस लगाए हैं पिछले दिनों, वो एक वजूहत बन रही हैं, या इस वक्त मुल्क के अंदर जो ज़मीनों की कीमतें बढ़ती चली गई वो एक आम आदमी की पहुंच से दूर करने की वजह बनी है? वो तमाम बातें करेंगे। और साथ ही आने वाले बजट में इस वक्त आबाद ने क्या प्रपोजल्स दिए हैं, क्या वही पुराने तमाम वो जो शिकें जो लगाई गई थी हुकूमत की जानिब से टैक्सेस के हवाले से, वही सिर्फ रिवायती बातें हुई हैं या कुछ चेंज आया है? वो उसको बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ पूरी आबाद की काबीना मौजूद है। मेरे साथ इस वक्त चेयरमैन आबाद मौजूद हैं, जिनको कहा जाता है मोहसिन शेखानी साहब मौजूद हैं। मेरे साथ इस वक्त हाजिर प्रेसिडेंट मौजूद हैं हसन बख्शी साहब, साबिक प्रेसिडेंट मौजूद हैं अल्ताफ़ ताई साहब, और इस वक्त के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो हमारे साथ मौजूद हैं अशरफ साहब, तारिक अजीज़ साहब। तारिक साहब, बहुत शुक्रिया आप लोगों का वक्त देने के लिए। एक जनरल सवाल कर देता हूँ, मोहसिन भाई से शुरू कर लेते हैं। मोहसिन भाई, हर साल हम सुनते हैं कि ये आप लोगों ने बजट की तजावीज़ दे दी हैं। अब वो बजट की तजावीज़ आपने अपने कारोबार के लिए दिए हैं या फिर इस शोबे से मुंसलिक जो एक आम आदमी भी मुतासर हो रहा है जिसके पास घर नहीं है रहने के लिए, वो तजावीज़ क्या हैं इस दफ़ा की? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपका भी अयाज़। और हमेशा एक रवायती चीज़ें हैं, बजट से पहले भी हम बैठते हैं और वही डिस्कशंस करते हैं जो लास्ट गुजरी भी होती है, और नए बजट आने पे बजट में पूछते हैं क्या हुआ, उसी दिन हम बैठ जाते हैं। तो मेरा ख़्याल है कि हमें सबसे पहले ये ज़रूरत है कि पिछला जो बजट हुआ है क्या वो टारगेट अचीव हुए, क्या वो लोगों के मसाइल हल हुए, क्या मुल्क की इकॉनमी ने मूव किया, बूम किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन कभी भी किसी भी चैनल से जब बजट आता है तो ये वाले डिस्कशंस होते ही नहीं है जो पिछला गुजर गया। मेरा ख्याल है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी शेयर नहीं करती अपने नंबर्स कि उनको क्या जो रिकवरीज हुई वो क्या हुई इस इंडस्ट्री से, इससे रिलेटेड इंडस्ट्री से। हम हमेशा ये बात करते हैं, मैं कह रहा हूँ कि 3 साल से ये इंडस्ट्री बड़ी मुश्किल हालात में है। हालात इस हवाले से मुश्किल नहीं है, हालात इस हवाले से कि सप्लाई लाइन नहीं आ रही है। जहाँ 3.5 लाख घर साल में सप्लाई होने हैं, वहाँ 1.5 लाख घर भी नहीं बन पा रहा। टोटल 10 मिलियन घरों की शॉर्टफॉल है। 10 साल से एक ही अल्फाज हम बोले जा रहे हैं, यार वो तो बढ़नी चाहिए, जबकि वो फिगर्स कहीं बढ़ते नहीं हैं, फिगर्स वेरीफाई नहीं होते। इकॉनमी चलती है इसी इंडस्ट्री से। मैं समझता हूँ कि ये इंडस्ट्री ऐसी है जो पूरी लोकल इंडस्ट्रीज़ को साथ लेके चलती है, जॉब क्रिएशन भी होती है इससे, और आपके शॉर्टफॉल ऑफ हाउसिंग भी होती है। जब चीज़ें पूरी करना, कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का कहता है घर देना हुकूमत की ज़िम्मेदारी। मैं यही कह रहा हूँ कि जब तक जो चीज़ शॉर्टफॉल होती है ना, उसको सब्सिडाइज़ या उसको कोई ना कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी दी जाती है। हम हर दफ़ा लॉन्ग टर्म पॉलिसी पे बात करते हैं, बैठते हैं, जब भी पॉलिसी आती है, नई गवर्नमेंट आती है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। यार उसको कंटिन्यू करें। इकॉनमी से क्या वास्ता पॉलिटिकल चीज़ों का? जब तक आप कंटिन्यू पॉलिसी नहीं करेंगे, 10 साल 20 साल की पॉलिसीज़ होती हैं। ये मुल्क है यार, कोई एक घर थोड़ी है किसी का कि आज क्या खाया कल क्या खाएंगे। इसको चलाने के लिए इसकी पॉपुलेशन है, आज 25 करोड़ है, कल 35 करोड़ होगी, तो 35 करोड़ के हिसाब से 10 साल के बाद हमें डिज़ाइन तो करना पड़ेगा कि हम लोगों को दे भी सकते हैं कि नहीं।
जो भी अनप्लान चीज़ें हैं वो बढ़ती जा रही हैं, प्लान चीज़ें चल नहीं रही। और यही हमेशा से हम बोलते आ रहे हैं, आज भी यही बोल रहे हैं। रिवायती चीज़ें ये है कि ये चीज़ें हल नहीं हो रही। हमने देखा लास्ट हमने बैंकों के साथ बैठे, काफ़ी चीज़ें हल हुई। बैंक ने 7% पे लोगों को लोन दिया। अगर वो पॉलिसी आज होती तो ये एक्टिविटी चलती रहती। आज हमने वो ख़त्म कर दिया फाइनेंस, इसलिए कि आम लोगों को घर लेना, आपने बिल्कुल सही कहा कि अब सोच ही नहीं है। वो कैसे ले सकता है कि करोड़ रुपए उसके पास हों तो वो घर ले सकता है एक 2 कमरे का। आप कह रहे हैं कि शहर के अंदर 1 से 1.5 करोड़ में कौन से इलाके में घर मिल सकता है? कराची शहर के अंदर एक आदमी, मेरी फैमिली अगर 2 कमरे में रहती हो, आज एक्सपेंड हो गई, मैं चाहता हूँ 3 बेडरूम में चला जाऊँ, मेरे बच्चे बड़े होने जाने चाह रहे हैं, मैं ज़िंदगी भर मेरे वालिद ने या मुझे घर वालों ने जो मुझे अजदाद से मिला, मैं सोसाइटी में रहता रहा, PCHS में रहता रहा, आज मैं अपना वो घर बेच के अगर चाहूँ कि मैं वो उसी पैसों में कोई घर ले लूँ, आप मुझे दिला सकते हैं? देखिए, डेफिनेटली PCHS में आप घर नहीं ले सकते। आप मुझे बोलेंगे आप और उठ के चले जाएं, मजीद से मैं कहूँगा कि स्कीम 33 में चले जाए, आप फेडरल बी एरिया में ले लीजिए, आप नाज़ाबाद की तरफ आगे सुरजानी की तरफ चले जाए, मतलब डिफरेंट एरियाज़ हैं। कॉस्ट मैं ये नहीं कह रहा, मैं ये कह रहा हूँ कि डेफिनेटली उसकी प्राइस चेंज हो गई है, उसकी चीज़ें चेंज हो गई है। अगर आपने उस ज़माने में लिया होता तो हमने PCHS में भी 1 करोड़ रुपये का फ्लैट बेचा। हमने इस कराची में आबाद के मेंबरों ने 3 लाख रुपए का फ्लैट बेचा। आज जितने फ्लैट बने हुए राशिद मिनाज रोड पे, नाज़ाबाद पे, सुरजानी टाउन में, नॉर्थ कराची में, स्कीम 33 में 3-3 लाख रुपए से शुरू हुए हैं अपार्टमेंट। 1.5 लाख रुपए हाउस बिल्डिंग की लोन होती थी। और ये मैं पुरानी बात नहीं कर रहा, मैं 2000 की बात। 33 में जिना एवेन्यू से थोड़ा सा हटेंगे तो अवेलेबल है 3 बेडरूम का अपार्टमेंट, अभी 1.5 से 2 करोड़ रुपये में मिल जाता है। ऐसा नहीं है नहीं मिलता। हम देंगे 1300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट होगा ऑल टुगेदर, उसमें तो 1300 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट 3 बेडरूम का आपको 1.5-2 करोड़ रुपए का मिलेगा इस वक्त इन जगहों पे। और अगर आप, हम तो बात ही अफोर्डेबिलिटी की कर रहे हैं, हम तो खुद कह रहे हैं कि एक आम आदमी नहीं ले सकता, अगर बैंक का फाइनेंस नहीं होगा तो लेगा नहीं। हम काम ही अफोर्डेबिलिटी पे कर रहे थे, 10 साल से हम खुद चीख रहे थे कि गवर्नमेंट कोई स्कीम लाए, नहीं लाई। हमने खुद अपना प्रोजेक्ट अभी अफोर्डेबिलिटी पे किया। एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम का, साइज छोटा, लेकिन इस 56 लाख रुपए में दिया। इस्लामाबाद में 36 लाख रुपए का स्टूडियो। मतलब हम चीज़ों को काम करते हैं। अब आपको वहाँ पे वजह क्या थी इस्लामाबाद में देने की? वहाँ लैंड ऑफ कॉस्ट आपको सस्ती पड़ी होगी, इसलिए आपका घर की कराची में आपको इस वक्त कॉस्ट ऑफ लैंड ही तो आपको मार रही है, और आप जिसकी वजह से बोझ आम आदमी पे आ रहा है। क्या इसमें आप क्या हसन भाई क्या टेक देंगे? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अयाज़ भाई, पहले तो हमें ये समझना पड़ेगा कि जिस तरह पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है शहरों में, तो ये पॉसिबल नहीं है कि जो पुराने एरिया हैं आप सब लोगों को वहीं एकोमोडेट करें। एक ज़माने में कराची की पॉपुलेशन 30 लाख थी, आज 3.5 करोड़ हो गई। दुनिया के हर महज़ब शहर में, हर महज़ब मुल्क में एक्सपेंशन होता है, नए सैटेलाइट टाउन आबाद होते हैं, और वो सैटेलाइट टाउन वो जो एग्जिस्टिंग इलाकों से बेहतर होते हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारी गवर्नमेंट ने, प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स ने वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं किया। वो अगर फ़र्ज़ करें कि जहाँ स्कीम 33 की बात हुई, स्कीम 33 में अगर प्रॉपर स्कूल्स हों, प्रॉपर हॉस्पिटल्स हों, प्रॉपर एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ हों, प्रॉपर पुलिस स्टेशन हो, प्रॉपर हर चीज़ हो, सो वहाँ का आदमी फिर शायद कराची डाउनटाउन में आना पसंद नहीं करेगा, क्योंकि उसकी लाइफ वहाँ मुकम्मल होगी। और मैं समझता हूँ ये हमारे यहाँ ये फॉल्ट लाइन ज़रूर है कि ये हम नहीं कर सके। दूसरी बात जो आपने कहा कि महंगा है कराची में देखिए, कानून ये कहता है सिंध में 1947 के बाद कि 120 गज से ऊपर का कमर्शियल लैंड ऑक्शन होगा, और ऑक्शन जब सप्लाई होगा, ये हमारे लिए लैंड ऐसा ही है जैसे किसी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल क्लियर टाइटल का मिलता रहता तो शायद आज ये कीमतें नहीं बढ़ती इतनी जितनी बढ़ गई हैं। चूँकि नई कोई वो आबाद नहीं हुए, स्कीम्स आबाद नहीं हुई। हमारे निज़ामी साहब के बाद KDA में कौन सी स्कीम आबाद हुई, मुझे बताइए ना। तहसर टाउन आज रुका हुआ है, LDA आज रुका हुआ है, MDA आज रुका हुआ है। 30-30, 40-40 साल से, 25 साल से लोगों ने वहाँ अपनी इन्वेस्टमेंट करके इस ख्वाब के इसमें कि मैं अपना घर बनाऊँगा, प्लॉट लिए। गवर्नमेंट का फेलियर है। तो ये समझें कि ये हम प्राइवेट सेक्टर पे देखें, 2 पैरेलल चीज़ें हैं, एक है प्राइवेट सेक्टर और एक है गवर्नमेंट सेक्टर।
अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट सेक्टर फेल हो रहा है। अब आप कहें कि प्राइवेट सेक्टर भी नहीं काम करे, प्राइवेट सेक्टर देखिए हमारा तो बिज़नेस है, वी आर इनटू कमर्शियल बिजनेस, हम पैसे लगाते हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं और उसको बेचते हैं, उसमें अपना नफ़ा कमाते हैं। फी सबिलिल्लाह कोई बिल्डर काम नहीं कर रहा है, हमारा कोई मेंबर काम नहीं कर रहा है। हमें एक आप ज़मीन आज से 25 साल पहले फ़र्ज़ करें 1 लाख रुपए गज़ थी और आज वो 20 लाख रुपए गज़ है या 15 गुना हो गई, तो हमारा तो नुकसान है क्योंकि हमारा कैपिटल इन्वेस्टमेंट इतना बढ़ गया। हम एक बिल्डिंग बनाते हैं और बनाने के बाद 5 साल में कंप्लीट करके उसको डिलीवर करते हैं, हम उस पैसों से वो और उसके नफ़ा मिला के भी वो प्लॉट दोबारा नहीं ख़रीद सकते। क्यों नहीं ख़रीद सकते? क्योंकि है ही नहीं अवेलेबिलिटी। पिछले 5 साल से कराची में कमर्शलाइजेशन पे बैन है, पूरा लाहौर बंद खुद चला और चल रहा है, पूरा इस्लामाबाद चल रहा है, कोटा चल रहा है, पेशावर चल रहा है, यहाँ क्यों बैन है? और बात क्यों नहीं उठाई जाती है? अगर उठाते हैं तो इन्फेसाइज क्यों नहीं होता कि उसके ऊपर ही बजट प्रपोजल्स में ये बात की जाए? आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद ज़रा इसके ऊपर और मज़ीद बात करें। वेलकम बैक नाज़रीन। बात चल रही है कि आने वाले बजट के अंदर आबाद ने इस वक्त तामीराती शोबे के लिए क्या तजावीज़ भेजी हैं। बात निकल पड़ी है अब के हुकूमतों के काम है करने के, लेकिन हुकूमतों पे तंबी कौन करेगा? काम करवाने की जो ज़िम्मेदारी है यकीनन आबाद ने अपनी तजावीज़ भेजी है। मोहसिन भाई, हसन भाई आप बात कर रहे थे, ज़रा उसको कंटिन्यू कर दें। तो ये बातें जो आप हमें बता रहे हैं ये हम आपकी तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुन चुके हैं। आवाम ये बात नहीं सुनना चाहती। आवाम चाहती है कि प्रैक्टिकली आप उनके लिए जो एक प्लेटफॉर्म बनाए बैठे हैं जिसमें आपके मेंबर्स मौजूद हैं, आपके पास पैटर्न इन चीफ मौजूद है, आप खुद एक पावर एक कलम रखते हैं, तो आप ये चीज़ें हुकूमत से कब करवाने में कामयाब होंगे? या अपना बिज़नेस बचाएंगे या आवाम के लिए भी कुछ है रिलीफ? देखिए मेरे ख़्याल में इस टेन्योर पे तो मैं ये कह सकता हूँ कि मैंने पाकिस्तान की कोई ऐसी अथॉरिटी नहीं है जिसमें मैंने ये लिख के नहीं भेजा हो और ये तमाम मसाइल पे बात नहीं हुई हो। आउटकम तो आपके सामने है। कराची में ट्रैफिक के क्या हालात हैं, कराची में पानी के क्या हालात हैं, कराची में ट्रांसपोर्ट के क्या हालात हैं, कराची में एजुकेशन के क्या हालात हैं, कराची में मेडिकल के क्या हालात हैं। आउटकम देखिए, हम कोई आसमान से उतर के नहीं आए, हम भी आप जैसे इंडिविजुअल सिटीजन्स हैं। ये हमारी फील्ड है। 99 चीज़ें हम रोज़ फेस कर रहे होते हैं। जिन लोगों ने करना है ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो परफॉर्म करें इन द इंटरेस्ट ऑफ दिस आई मीन सिटी, प्रोविंस एंड कंट्री। अगर वो नहीं परफॉर्म करते तो सवालिया निशान, माफ़ कीजिएगा, हमारे पे नहीं है, सवालिया निशान उन पे है। नहीं, हमने एक ख़त नहीं लिखे, डजन्स ख़त लिखे हैं और मुस्तकिल आपके चैनल्स की उससे तवस्सुत से हम हैमरिंग कर सकते हैं, जो कि हम करते हैं। उसके बाद देखिए हमारे पास कोई ऐसा डंडा नहीं है जो या वो नहीं जो हम चलाएं और सब हमारी बात मान लें। हमारा काम ये है कि हम जायज़ बात करें, ट्रांसपेरेंसी की तरफ जाएं, इक्वालिटी की तरफ जाएं और उसकी हैमरिंग करते रहें, जो कि हम समझते हैं हम आबाद में बैठ के कर रहे हैं। और जितना अफसोस अयाज़ आपको है ना, उससे ज़्यादा कहीं शायद, अगर ज़्यादा नहीं तो कम हमें भी नहीं है कि ये शहर, ये मुल्क की क्या हालत हो रही है। आज कराची का 52% कच्ची आबादी पे है। हमने बिल्कुल आवाज़ उठाई, हमने कहा ये कच्ची आबादी की मिनिस्ट्री बंद की जाए। दुनिया में कहाँ पर है कि आपने एक बाकायदा मिनिस्ट्री रखी है? जो ज़मीन जिसने कब्ज़ा कर ली वो कच्ची आबादी बन गई, गोट आबाद बन गया। हम इसके ख़िलाफ़ आवाज़ भी उठाते हैं, लिखते भी हैं, बोलते भी हैं। अब ये रह गया है कि हम इसके ख़िलाफ़ कोर्ट में ख़ुद आबाद चले जाए और मेरे ख़्याल में जाना भी चाहिए। जो मैं आपको ये कह रहा था कि 52% शहर कच्ची आबादी में रह रहा है। जी, पिछले 5 साल में आप देखें इस मुल्क में टैक्स की पॉलिसी क्या है। पहले 7C आया एक सेक्शन, फिर 100D आ गया, फिर 7E आ गया, फिर 7F आ गया, फिर 236C आ गया, फिर 236K का रेट बढ़ गया। कहीं नहीं होता ऐसा। दुनिया में क्लियर कट पॉलिसी दी जाती है अगले 15 साल की। उसके बाद उस मुल्क का सरमायादार या दुनिया का सरमायादार फ़ैसला करता है कि ये पॉलिसी है और हम इस पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि देखें ये जो प्रोजेक्ट होते हैं इसका जस्टेशन पीरियड 5 से 6 साल कम से कम है। इसी तरह कोई इंडस्ट्री लगती है तो उसको 10 साल चाहिए। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ, मैं अभी गया FBR में, आई वाज सरप्राइज्ड। उन्होंने कहा कि हम 1 साल से ज़्यादा की पॉलिसी दे ही नहीं सकते। तो हमने कहा कि फिर हम माफ़ कीजिएगा, हम भी वही इन्वेस्टमेंट करेंगे जो 1 साल से कम हो। हम भी इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते जब तक कि आपकी क्लियर कट पॉलिसी नहीं आएगी, क्योंकि अब ये बिलियंस
ऑफ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट है, ये लाखों करोड़ों का इन्वेस्टमेंट नहीं है, लोगों के पैसे लगे हुए हैं। तो ये जब तक गवर्नमेंट नहीं करेगी, मैं नहीं समझता पाकिस्तान में मसाइल का कोई हल आएगा। आपको मैं इसका जवाब देता हूँ कि देखें, आबाद और आबाद के मेंबर्स सिंस 1972 से आबाद जब से रजिस्टर्ड हुई है, जब से काम कर रहे हैं। और ये जो आपने कहा, देखें हम लोग जो काम करते हैं ना, एज़ पर लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान काम करते हैं। जो गवर्नमेंट एज़ पर लेजिस्लेशन रेट तय करती है, मार्केट वैल्यू करती है, FBR वैल्यू करती है, और जो वी आर मैंडेटरी, वी हैव टू पे द टैक्सेस एज़ पर द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान। जैसे हमारे हसन भाई ने कहा कि गवर्नमेंट ने हर साल हम पे नए टैक्स लगाए, और हमें हमारे लिए मैंडेटरी कि हम भरें। जिस तरह हम टैक्सेस भरते हैं, 236K हम भरते हैं, 236C भरते हैं। 236K तो हम लोग हमारे प्रोजेक्ट्स में एडजस्टमेंट ले लेते हैं। 236C जो हमने 5-5 साल पहले प्रोजेक्ट दे दिए, उस प्रोजेक्ट पे हमें सब लीज करने में देना पड़ता है। उसका कानून ये है कि वो हमारी एडजस्टमेंट नहीं होती। नए अगर हमारी नई लाइबिलिटी है तो हमें टैक्स नया भरना है, बट वी हैव टू टेक द परमिशन फ्रॉम द कमिश्नर, और एज़ पर द लेजिस्लेशन कमिश्नर के पास पावर है कि वो हमारे जो एडवांस टैक्स भरा हुआ है उसको रिफंड करने के लिए जब वो ऑर्डर करते हैं तो हम कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको बताऊं, जितना भी हम काम करते हैं और जितना भी काम करते आ रहे हैं, देखिए ये आबाद के मेंबर्स जो काम कर रहे हैं, ये वो एसोसिएशन है जो एग्रीकल्चर के बाद सबसे ज़्यादा जॉब प्रोवाइड करती है, और बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसकी फॉरेन एक्सचेंज के अंदर। अगर इस साल 36 बिलियन फॉरेन एक्सचेंज आएगी तो मैं, आप बिल्कुल सवाल कीजिएगा, मैं आपको जवाब देता हूँ। देखिए, आपको जवाब देता हूँ, मैं आपको इसका जवाब, देखिए मैं आपको इससे जवाब देता हूँ। देखो, इंडस्ट्री होती है वो कांस्टेंट चलती है, 360 डेज चलती है, 24 आवर्स। हमारे प्रोजेक्ट एक ख़त्म होते हैं, दूसरा शुरू होता है, और एक प्रोजेक्ट में मतलब 100 200 आदमी, 70 एलाइड इंडस्ट्रीज चलती हैं, 70 एलाइड इंडस्ट्रीज टैक्स भरती है, 70 एलाइड इंडस्ट्रीज सेल टैक्स भरती है। सारा हमारे जो शोबा है ना, इससे सारे वाबस्ता है। अगर हम ये कल मकान बनाना कम कर देंगे तो मिलियंस ऑफ जॉब है ना वो हो जाएंगी। तो मैं आपको पहले देखिए एक बात समझे, चेन से चेन होती है, कड़ी से कड़ी होती है। और ये जो मेंबर्स है ना, आपने कहा कि वैल्यू बढ़ रही है, हम देखें, हम जो है ना, ये मैं स्पेशली आबाद के मेंबर्स की बात करता हूँ। हम आबाद के मेंबर्स की मेंबरशिप नहीं देते जब तक उसके पास टैक्स पेयर नहीं हो। इवन वी कैनॉट एंटरटेन देम। 72 से जहाँ आपने बात की कि प्राइस बढ़ गई, जब प्राइस रेडियो पाकिस्तान से आगे शहीद मिल्लत का रोड नहीं था, जब वहाँ प्राइस थी 1 रुपये गज़, 10 रुपये गज़, जब हमारे बाप दादा ने यहाँ पे जगह ली थी, आज वहाँ पे रेसिडेंशियल मकान की जगह का रेट है 3-3 लाख रुपए। ये हमने नहीं बढ़ाया, ये पॉपुलेशन ने बढ़ाया, ये डिमांड ने बढ़ाया, क्रिएटिविटी ने बढ़ाया। हम तो खुद सताए हुए हैं वहाँ के कि हमने कमर्शियल प्लॉट लिया हमारे बच्चों के रोज़गार के लिए। आज हमारे कमर्शियल प्लॉट पे बैन लगा हुआ है। एज़ पर द लेजिस्लेशन ऑफ पाकिस्तान, पूरी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद हमने वो प्लॉट लिया, और वो आज 5 साल से प्लॉट, जिस प्लॉट के अंदर हमें था कि 50 फैमिलियाँ 100 फैमिलियाँ आबाद होंगी, वो आज प्लॉट कमर्शियल नहीं हो रहे, सारी रिक्वायरमेंट पूरी करने के बाद। तो देखिए, एक बात करें, गवर्नमेंट की पॉलिसी है, गवर्नमेंट वो पॉलिसी करती है। अभी जैसे हसन भाई ने कहा कि गवर्नमेंट 1 साल से ज़्यादा पॉलिसी नहीं करती। हम भी गए, हसन भाई भी अभी FBR में गए, मेरे टाइम पे भी हम बैठे थे इसहाक डार साहब के पास, हमने इनसे यही कहा। हम उनके पास भी गए, उनके पास भी जाते हैं, उनसे भी बात करते हैं। देखिए जो अथॉरिटी है ना, हम उसके पास जाते हैं, हम नेगोशिएट करते हैं इनको, हम रास्ते बताते हैं कि इस तरीके से करें इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री, बिकॉज कि हम टोटली ऑफिशियल काम कर रहे हैं एज पर द लेजिस्लेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जो आपने कहा ना जनरेट होती है, हम नहीं करते जनरेट। हमें अगर FBR ने कहा कि आज इसकी वैल्यू 2 लाख रुपए, तो हम 2 लाख से सारे टैक्सेस भरते हैं। अगर गवर्नमेंट ने कह दिया कल 5 लाख रुपए है मार्केट वैल्यू, देखिए मेरी बात सुने, मार्केट ऑलमोस्ट FBR की मार्केट वैल्यू FBR तय करती है, हम अथॉरिटी नहीं है। हम अथॉरिटी से नेगोशिएट करते हैं, कुछ वो हमारी बातें मानते, कुछ नहीं मानते। आपको पता है कि ब्यूरोक्रेसी से नेगोशिएट करना, और ब्यूरोक्रेसी से हम नेगोशिएट करते हैं, हम उनसे बात करते हैं और करते रहेंगे इन द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द कंट्री और इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान। बिकॉज के हम इसलिए इनसे बात करते हैं, आबाद ये वो इदारा है, इसलिए बात करते हैं उनसे जाके कि हम सारा जो काम कर रहे हैं ना, ये हम डॉक्यूमेंटेड काम कर रहे हैं, हम लीगल काम कर रहे हैं, और हम जो काम कर रहे हैं ना, मैं आपको फिर कहूँगा कि हम 50% ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज लेके आते हैं। ये वो इदारा है, तो हमको सब्सिडी नहीं देते, हमको आप ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस दें। जो आपने कानून पास किया है कि ये रोड्स कमर्शियल है, उन रोड्स को कमर्शियल प्लॉट में कन्वर्ट करें। तो
तो ज़ाहिरी बात है अगर एक चीज़ की डिमांड 100 की होगी, अगर वहाँ पे 50 चीज़ें बन जाएंगी तो डेफिनेटली उसकी प्राइस नीचे आएगी। हर आदमी देखें, जब पॉपुलेशन बढ़ती है, हमारे चेयरमैन ने अभी आपको कहा कि ये शहर में 30 लाख लोग थे, आज 3.5 करोड़ लोग हैं, तो 3.5 करोड़ लोग एक जगह पे तो नहीं रह सकते ना। और देखिए कोई भी शहर होता है, ये डेवलपमेंट करते करते आज 33 में आपने कहा कि 1.5 करोड़ रुपए का भी, जैसे मोहसिन भाई ने कहा, तो ये आज के थोड़े टाइम बाद वहाँ भी पॉपुलेटेड हो जाएगा, तो आपको उसके और आगे जाना पड़ेगा हाईवे। तो देखिए हमारा काम है कि मैक्सिमम लोगों को फैसिलिटेट करें और हमारे बच्चों के लिए जो जायज़ काम के ज़रिए माश कमाएं। देखिए पॉलिसी गवर्नमेंट को बनानी चाहिए 10 साल की, 15 साल की, और उसको हम फॉलो करते हैं। जब गवर्नमेंट 1 साल बाद भी पॉलिसी चेंज करती है तो उस पॉलिसी को भी हम एज़ पर लेजिस्लेशन, जो गवर्नमेंट का कानून है, उसको हम फॉलो करने के साथ इसको बनाते हैं विथ ऑल द डॉक्यूमेंटेड। 17 एनओसी हमें लेनी पड़ती है, जो हम लेते हैं, मैंडेटरी हमारे लिए। 17 एनओसी लेने के बाद हमें क्वार्टरली टैक्स भरने पड़ते हैं, हमें 230, इतना हम पे है बर्डन। फिर भी हम देखिए, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, मैं जितनी भी हमारे मेंबर्स की पजीराई करूं कि वो काम करते हैं, क्योंकि देखिए इस मुल्क ने हमको सब कुछ दिया है, इस मुल्क में हम रहते हैं, देखिए इस मुल्क में रहते हैं, और आज भी हम यही फील करते हैं, बिल्कुल, और आज भी हम यही फील करते हैं कि वी आर पाकिस्तानी, हमें यहीं रहना है और हमें यहीं डिलीवर करना है। जितने भी सोर्सेज गवर्नमेंट हमारे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से, और इंशाल्लाह करते रहेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। अब बजट क्योंकि आने वाला है, अब हसन भाई क्या बजट प्रपोजल में वही 7 ही मांग रहे हैं आप लोग, जहां पंजाब में तो आप तो अदालतों से नहीं ले सके आप लोग, तो कोई अपने लिए रिलीफ तो फिर क्या हुकूमत देगी? पंजाब वाले तो अदालत से रिलीफ उठाए जा रहे हैं, मेरे ख्याल 2 साल से ज़्यादा हो गए उनको इस बार। देखिए हमारे जो बजट प्रपोज़ल है ना, वो इस वक्त इस साल इंडस्ट्री से ज़्यादा पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है। अगर पाकिस्तान का मैं बताता हूँ, पाकिस्तान का माशी पहिया चलाना है तो इस इंडस्ट्री को चलाना है। हमने ये कहा है अपने बजट प्रपोज़ल में, पहला प्रपोज़ल ये कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी दें। दूसरा हमने प्रपोज़ल बताया है कि जो रेट ऑफ टैक्सेशन आपने रखा है ट्रांसफ़र पे, उसको रैशनलाइज करें, उसको कम्पिटिटिव करें रीजनल कंट्रीज़ के साथ। तीसरा हमने उसमें प्रपोज़ल ये रखा है कि जो 7E का टैक्स है, जिसमें वो उसको आप 7E का टैक्स दुनिया में कहीं नहीं है, प्रिजम्पटिव टैक्स है। इनकम होगी तो टैक्स करेंगे ना, इनकम नहीं होगी तो आप कैसे टैक्स करेंगे। 7F का जो टैक्स है, हमने कहा है उसको स्क्वायर फुट पे ले आएँ, ताकि टैक्स पेयर और टैक्स कलेक्टर के दरमियान चोरियां नहीं हों, और उस स्क्वायर फुट के टैक्स में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो रेवेन्यू मिले और डेटा भी मिले कि कितना स्क्वायर फुट काम हो रहा है। चौथा हमारा ये प्रपोज़ल है कि 7F का टैक्स पर स्क्वायर फुट पे बेस कर दिया जाए और वो फाइनल टैक्सेशन हो। इसके अलावा हमने ये कहा है कि जो कैपिटल गेन टैक्स आप कर रहे हैं कि आज 15% है और शायद उसको बढ़ाना चाह रहे हैं 20-25%। जी देखिए, फेडरल एक्साइज ड्यूटी गवर्नमेंट ने हमसे वादा किया है कि वो एबॉलिश कर रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला बजट में अनाउंस कर देंगे। 7E के बारे में भी उन्होंने हमसे वादा किया कि बहुत आसानी कर देंगे। कैपिटल गेन टैक्स मेरे ख्याल में बढ़ाने जा रहे हैं। हावेवर जो देखिए देखिए स्टॉक एक्सचेंज में 3 लाख लोग काम करते हैं, यहाँ 1 करोड़ लोग काम करते हैं, और स्टॉक एक्सचेंज का कैपिटलाइजेशन है 10 ट्रिलियन रुपए। हमारी इंडस्ट्री का कैपिटलाइजेशन है 90 ट्रिलियन रुपीज़, 99 टाइम्स ज़्यादा है उससे। कहने नहीं, वो उन्होंने क्या अपना इंडेक्स क्रिएट किया है, उन्होंने अपना इंडेक्स क्रिएट किया है। मैं ये कह रहा हूँ नेक्स्ट स्टेप आबाद ने भी ये प्रॉपर्टी का एक इंडेक्स क्रिएट करना चाहिए। उससे बहुत प्रेशर आता है और नज़र आता है कि क्या काम हो रहा है। दूसरी बात ये है कि जो आपने कहा ना सस्ते फ्लैट, भाईजान ये 10 मिलियन मकानों की या 12 मिलियन मकानों की जो शॉर्टेज है, इसमें 98% वो लोग हैं जो मिडिल क्लास या उससे दरमियाने तबके के लोग हैं, और इनको जब तक हुकूमत पाकिस्तान सब्सिडाइज फाइनेंसिंग नहीं देगी, वो भी उन्होंने हमसे वादा किया है, बजट में अनाउंस करने जा रहे हैं, और लैंड को भी सब्सिडाइज नहीं करेगी उन लोगों, हमारे लिए नहीं, उन लोगों के लिए जो ख़रीदार हैं, जेन्युइन ख़रीदार हैं, फ़र्स्ट टाइम होम बायर है। मैं कहता हूँ उनके लिए भी नहीं करें जो दूसरा मकान ख़रीद रहे हैं, तीसरा मकान ख़रीद रहे हैं। आप सिर्फ उन नौजवानों के लिए, उन लोगों के लिए जो पाकिस्तान में अपना पहला मकान ख़रीद रहे हैं,
सब्सिडाइज फाइनेंसिंग कीजिए और 20% डाउन पेमेंट लीजिए, 80% वो रहते हुए एक साथ में अदा करें और उसकी किस्त भी उतनी ही हो। सारी दुनिया में महज़ब लोग मुल्कों में ऐसे ही होता है ताकि लोग वेल्थ क्रिएशन करें, इस मुल्क से जुड़ें। हमने इस मुल्क में लोगों के दिलों में माफ़ कीजिएगा नफ़रतें भर दी हैं। ना वो घर ले सकता है, ना वो गाड़ी ले सकता है, ना वो अपने बच्चों को पढ़ा सकता है, ना वो अपने बच्चों को हॉस्पिटल ले जा सकता है, ना वो कोई अच्छी जगह जाके खाना खा सकता है। तो इतना जहाँ फ़र्क हो, ये काम स्टेट का है, ये काम मुल्क के जो इस वक्त वज़ीर आज़म और जो चीफ़ मिनिस्टर हजरात हैं उनका है, जो मिनिस्टर हजरात हैं उनका है, जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है क्योंकि उनकी बात सुनी जाती है, उनका है कि ये बिठाएं और बात करें कि ये हम किस तरफ जा रहे हैं। ये चीज़ें फंडामेंटल चीज़ें हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है। अगर इसको एड्रेस नहीं करेंगे तो ये मुल्क का नुकसान करेंगे। आबाद का क्या नुकसान करेंगे? आबाद का कोई नुकसान नहीं करेंगे। आबाद के लोग तो अपना उतना ही बना रहे हैं जिस जो डिमांड से, मेरे ख्याल में अगर 100 की डिमांड है तो हम शायद 20 बना रहे हैं। सो हमारा तो माल बिक ही जाना है। पर अगर इस मुल्क की भलाई करनी है, इस मुल्क के लोगों की भलाई करनी है, तो इन लोगों को जिनका मैंने नाम लिया सोचना पड़ेगा। और कोर्ट भी शामिल हैं इसमें, क्योंकि ये 40 साल फैसला नहीं करते हैं, क्रिमिनल इससे फ़ायदा उठाते हैं, तो कोर्टों को भी सोचना पड़ेगा। देखिए, बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं जो मैंने आपको कहा कि सस्ते क्या मतलब ऑन प्राइस, मतलब लैंड सुरजानी टाउन में उस ज़माने में लोगों को ज़मीनें दी गई और एक फ़िक्स किया गया कि 74,000 रुपये का घर बेचना है। गवर्नमेंट ने एक पॉलिसी बनाई, ये कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है, ये प्लॉट आपको दे रहे हैं और ये लोगों ने उसको फॉलो करना है। मेरे ख़्याल से कोई हज़ारों घर बने वहाँ पे और उसके बाद वो चीज़ें पॉलिसी की नज़र हो गई और फिर रुक गए। चुनेजू साहब के ज़माने में एक पॉलिसी आई कि वो घर बनाना चाहते थे, उन्होंने दी। इसके बाद डिफरेंट गवर्नमेंट ने कहा कि हम 10 लाख बनाएंगे, किसी ने 20 लाख। जवाहरलाल के ज़माने की बात कर रहे हैं जी? हाँ, 85 की 86 की बात कर रहा हूँ उस वक्त। हाँ, मैं कह रहा हूँ कि डिफरेंट पॉलिसीज़ आती रही गवर्नमेंट की तरफ से। हमेशा नारा तो रोटी कपड़ा मकान ही रहा है ना इस मुल्क का। पूरी दुनिया में यही होता है यार, बेसिक रिक्वायरमेंट है लोगों की, और बेसिक रिक्वायरमेंट के लिए कोई पॉलिसीज़ होंगी तो वो चलेगी ना। आप दे ही नहीं पा रहे, आप पानी नहीं दे रहे। 800 MGD वाटर है कराची में, जिसमें से 150 चोरी होता है, और ये 1 करोड़ की पॉपुलेशन थी 2000 की, 1 करोड़ 12 लाख की जब ये आया था। आज भी 800 ही आ रहा है। अब जाके 100 कुछ उन्होंने हब कैनाल से कुछ बेहतर की। तो वो मैं कह रहा हूँ कि ये कैसे, मतलब 3 करोड़ लोग रह रहे हैं, कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर चल रहा है। मतलब हम तो पीछे जा रहे हैं, ज़मीन से पानी निकाल रहे हैं। पानी ऐसा नहीं है कि नहीं पी रहे, वो भी नीचे। मैं कह रहा हूँ कि ये सारे प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स पॉलिसीज़ का है, प्रॉब्लम हमारा लॉन्ग टर्म सोच का है। जब तक हम वो नहीं करेंगे, लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? हमने तो ये माहौल बना दिया है कि हमारे अपने बच्चे जो बाहर से पढ़ के आ रहे हैं वो नहीं काम कर पा रहे। वो कह रहे हैं हम इस माहौल में काम ही नहीं कर सकते, हम चाहते ही नहीं यहाँ काम करने से, क्यों बाहर चले जा रहे हैं। हमें तो हकीकत को देखना चाहिए, वो बात ही कोई नहीं करता जो एक्चुअल चीज़ें हैं, जो चीज़ें नज़र आ रही है। गरीब तर होता जा रहा है और चीज़ें फेस कर रहा है। हम सब बात करते हैं, पॉलिसी कौन करेगा? मुझे अगर CM बनाओगे तो मुझसे पूछोगे, मुझे प्राइम मिनिस्टर बनाओगे तो मुझसे पूछोगे, हु इज़ द रिस्पॉन्सिबल ऑफ दैट? वो सबसे पहले मीडिया को बुलाता है और वो दिखाता है कि मैं यहाँ आया हूँ। आपसे मिलता नहीं, उन्होंने फिक्स किया हुआ मीडिया, इसलिए कि उसको अपनी वो दिखानी है कि मैं कहाँ गया हूँ। आप देखें रोज़ न्यूज़ यही चल रही है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इसलिए कि हमारी बारी तो 2nd या 3rd टर्म में आती है, सबसे पहले तो आपकी बारी आती है। वो कोई भी हो, अयाज ना हो, वो मोहसिन हो, वो तो है ना। टीवी तो सारे चैनल यही दिखा रहे होते हैं। तो हमें तो ये ज़रूरत है कि आप भी सवाल करें, हम भी सवाल करें, हम सब मिल के कोशिश करें। ठीक है, हम कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे होगा? हम तो हर वक्त लड़ते भी रहते हैं, और बाज़ जगहों पे आपको पता है कि हमारे साथ क्या होता है और क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे होते हैं हम। उसके बाद उसके इफ़ेक्ट्स आते हैं, आफ्टर शॉक्स होते हैं। आप कह देते हो, लड़ते हो, उसके बाद वो रिज़ल्ट भी आते हैं और वो भी फेस कर रहे होते हैं। इस शहर का आपको पता है 100 आदमी मर रहा था, किडनैपिंग हो रही थी, लोग निकल नहीं सकते थे। ये वही शहर है, मैं कह रहा हूँ, ये वही शहर है। लेकिन ये मैं कह रहा हूँ कि देखें, अभी उम्मीद की किरण ये है कि आपका डॉलर स्टेबल है। लास्ट 1 साल से आपका इंटरेस्ट रेट 11% आ गया है। आपका सबसे बड़ा मतलब जो इकोनॉमी की साइज़ थी ना हमारी,
411 ट्रिलियन की पहली दफ़ा ये साइज़ आई है ऑफ द इकॉनमी पूरी। आपका रेमिटेंस बढ़ गया, आपका रेमिटेंस 38 बिलियन पे चला गया। 40 की बातें कर रहे हैं, हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा लेकिन रेमिटेंस बढ़ गया, हमने लोगों को बाहर भेजा। तो ये वाली चीज़ें, कुछ फिगर्स अच्छे हैं जो नज़र आ रहे हैं, और मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट भी चाहेगी कि हम उस फिगर के साथ अच्छा लोगों को अच्छी पॉलिसीज़ दें, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ दें। और मुझे अब नज़र थोड़ा सा अच्छा इसलिए नज़र आ रहा है कि हमें जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, अभी थोड़ी सी लॉन्ग टर्म नज़र आ रही है चीज़ें, और लंबे अरसे तक चीज़ें उनको भी फेस करनी उम्मीदी लाना पड़ेगा उनको, ताकि इस मुल्क की इकॉनमी को सही करना है। मैं समझता हूँ कि हमें सबको मिल के कोशिश करनी है और कोशिश करते रहनी है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद बात करते हैं। ज़रा आप फ्यूचरिस्टिक बात करते हैं कि आने वाले दिनों में आप कैसे देख रहे हैं। बिज़नेस तो करते हैं, ये ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि अब जो दिन, जिस तरह मोहसिन भाई ने कहा कि आने वाले दिन अच्छे नज़र आ रहे हैं, कि वाकई कुछ बदलने वाला है या मज़ीद महंगाई बढ़ के ही ये बदलेगा। ब्रेक के बाद आपसे पता। वेलकम बैक नाज़रीन, आप इस वक्त हम आबाद हाउस में मौजूद हैं। बात चल रही है बजट के हवाले से। अब कुछ प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जा रहा है, तो ज़रा पूछ लेते हैं कि सर, आपको भी शामिल गुफ्तगू कर लें। काफ़ी देर से हमारे साथ तारिक अजीज़ साहब मौजूद हैं। तारिक साहब, बताइएगा कि इस वक्त फेडरल की तो हमने बातें करी बहुत ज़्यादा, इस वक्त सिंध बिल्डिंग कंट्रोल क्या किरदार, अभी हमने देखा हालिया दिनों के अंदर कि सेंट्रल के अंदर बड़ी तोड़ फोड़ जारी थी, और जो इसको पोषण माफिया के नाम से जिन लोगों को का बताया जा रहा है कि उनके पोषण तोड़े जा रहे हैं, ग्राउंड 2 से ऊपर की इजाज़त नहीं है, पूरे शहर में कहीं भी चले जाएँ। SBCA का तो खुद वो किरदार जो है, जो होना चाहिए था, समझते हैं कि वैसा किरदार है, या वो फिर दोगलापन दिखा रहे हैं हमारे साथ। रियाज भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया बात करने का, आपने मौका दिया। जैसा कि आपने बता रहे हैं SBCA का, तो SBCA तो सही है, मगर जो आपने जैसे बताया कि घर खरीदना बहुत महंगा हो गया है, तो क्यों हो गया वो भी आपको मालूम होगा। थैंक यू। कि जो चीज़ें, जो गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस बढ़ाए हैं, और जो SBCA ने जो रेट्स बढ़ा दिए हैं, जो कि जो फीसें जो हम 40 रुपये 20-30 रुपये में होती थी, अब जाके वो 50 रेट बढ़ाए फीसों के ऊपर। फीसिस, अच्छा, कंस्ट्रक्शन की अगर आप लेते हैं अप्रूवल, तो उसकी जो फीसें आ गई हैं, जो 30-40 रुपये थी, वो अब 95 रुपये और 100 रुपये तक जाके पहुँची है, जो कि डबल से ट्रिपल बढ़ा दी इन लोगों ने। नहीं, देखें अब जैसे गवर्नमेंट ने जो टैक्सेस लगाए हैं सीमेंट के ऊपर, सरी स्टील के ऊपर, हर चीज़ के ऊपर, आपकी 100 इंडस्ट्रियाँ हैं पाकिस्तान की, तो उसमें तो 72 इंडस्ट्रियाँ तो हमारे ट्रेड से ही चलती, मतलब ये कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्रीज से ही है, स्टील है, सीमेंट है, वायर्स है, हर चीज़ तो है। अब जिस पर आप रेट्स बढ़ते ही जा रहे हैं, तो हर चीज़ महंगी होती जा रही है। और आपने जैसा कि बताया नाज़िमाबाद वगैरह में, सेंट्रल में, तो वहाँ पर तो ये गैर लाकानूनियत ज़्यादा ही है। पोर्शन माफिया जो है वो हमारे बिल्डर नहीं है। तो आबाद का मेंबर विदाउट NTN नंबर मेंबर नहीं हो सकता है। जो हमारा मेंबर है वो एज़ पर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पाकिस्तान हाई राइज बनाता है, उसकी सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी करता है, और इसकी सब चीज़ें पूरी करने के बाद, सेल NOC लेने के बाद, वो अल्हम्दुलिल्लाह इसका प्रोजेक्ट शुरू करता है। देखिए, मैं आबाद के मेंबर की बात करता हूँ, और आपने जो पोर्शन की उसको हम पोर्शन माफिया कहते हैं। मेरे हसन भाई ने भी अभी आके कहा था TV पे आके कि हम मुबारकबाद पेश करते हैं SBCA को। इलीगल कंस्ट्रक्शन के हम खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे, और हमने भी हमेशा कहा है, चाहे हमारे पैटर्न चीफ हो, कि देखें अगर, क्योंकि हमें लीगल कंस्ट्रक्शन के लिए हमें यूटिलिटीज़ के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, हमें बेटरमेंट के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, बेटरमेंट चार्जेस के लिए पैसे भरने पड़ते हैं, हमें गवर्नमेंट के किटी में, एक्सचेकर में, जो भी गवर्नमेंट के कानून होते हैं इसके हिसाब से पैसे भरने पड़ते हैं। इलीगल को ना कोई यूटिलिटीज़ के पैसे भरने, ना सब्लीज के पैसे भरने, ना कोई चीज़ भरने, वो तो आप समझिए वो तो इस मुल्क को खोखला कर रहे हैं। तो अगर उसके खिलाफ कोई एक्शन होता है तो आबाद के मेंबर्स को इससे बेनिफिट है, क्योंकि आबाद के मेंबर्स तो परफॉर्मेंस से रिकॉग्नाइज होते हैं कि वो काम कर रहे हैं। 100% हम आपके साथ है, आपकी बात को मैं कहाँ डिनाई कर रहा हूँ, तो मैं यही तो कह रहा हूँ। देखिए, आप सवाल दो कर रहे हैं, आप सवाल कर रहे हैं एक आबाद के मेंबर का। आबाद का मेंबर तो अगर अपने प्लॉट के बाहर बजरी फेंकता है उसका भी चालान भरता है, हमें तो उसको भी हम कंप्लायंस करते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कंप्लायंस नहीं करते। और एक इलीगल वाला हम में से नहीं है। आपको कहा ना, हमने कहा हम जो भी काम करते हैं, देखें हम काम करते हैं, बिल्कुल हम एंड यूजर से लेते हैं, पैसे भी हम एंड यूजर से लेते हैं। ये हमारा बिजनेस है, कोर बिजनेस
बिजनेस है। कोर बिजनेस में ज़ाहिर बात है हम एक वैल्यू एडिशन काम करते हैं, रॉ लैंड लेते हैं, रॉ लैंड लेकर हम इसको वैल्यू एडिशन करते हैं, कंज्यूम करते हैं और गवर्नमेंट के टैक्सेस भरते हैं। और जो इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हैं वो आप जिसकी बात कर रहे हैं वो ना कोई टैक्सेस भरते हैं, ना कोई यूटिलिटी की परमिशन लेते हैं, ना उन्हें एनओसी लेने की ज़रूरत है, ना कुछ लेने की ज़रूरत है। तो हम भी चाहते हैं कि ये जितनी भी इलीगल कंस्ट्रक्शन है ये रुके, इससे गवर्नमेंट के एक्सचेकर में बहुत पैसे आएंगे और इसके लिए एसबीसी ये जो काम इस वक्त कर रही है ये अच्छा काम कर रही है। हम इनको सपोर्ट करते हैं और हम सपोर्ट करेंगे कि जितनी इलीगल कंस्ट्रक्शन होगा हमारे लिए बेहतरी है, ये हमारे लिए बहुत बेहतरी है आबाद के मेंबर्स के लिए। क्योंकि मैं आपको फिर कहूँगा कि हम जितने भी हमारे मेंबर्स हैं इसके अगर हमें कोई प्रोजेक्ट कंस्ट्रक्ट भी करना होता है तो इट्स बिलियंस ऑफ रुपीस प्रोजेक्ट, तो आबाद गारंटी इशू करता है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। इसकी बैक टू बैक एसबीसीए में गारंटी होती है, उसकी बाकायदा अंडरटेकिंग होती है, बिल्डर देता है, उससे चेक लिए जाते हैं फॉर्मेलिटीज़ के बाद। उसकी ऐसे नहीं है कि आपको ऐसे परमिशन मिल जाती है, बहुत ज़्यादा कंप्लायंस होती है इसकी। देखिए कंप्लाइंसेस अपनी जगह है, क्या बगैर कंप्लाइंसेस के काम नहीं होता है ना। मैं यही कह रहा हूँ हमारे मेंबर तो नहीं कर सकते ना, हमें सेल एनओसी तक सारी परमिशन देनी पड़ती है। जी मसला देखिए लॉज और कानून है ना हर चीज़ के। आप कहीं भी कोई चीज़ लेते हैं, अगर ग्राउंड+2 है तो ग्राउंड+2 बनाना है, अगर 4 है तो 4 बनाना है। और वो उस यूटिलिटीज़ उस रोड के हिसाब से है। वो गली अगर 24 फीट की है और उसमें उन्हीं लोगों ने बगैर पार्किंग के, बगैर इंफ्रास्ट्रक्चर के, बगैर सिक्योर उसकी स्ट्रेंथ के बिल्डिंग बन जाएगी, कल अल्लाह ना करे ज़ल्ज़ला है सब गिर जाएगी भी। हम कह रहे हैं कि हमारे लिए वेटिंग इंजीनियर होता है, हमारे पास दो डिफरेंट अथॉरिटीज़ में वो चेक करता है। क्यों इतना पार्किंग देना, क्यों इसकी आप फायर फाइटिंग सिस्टम देना, क्यों पानी को और इतनी यूटिलिटीज़ के बिल भरना, वो सब हम प्रोसेस करते हैं। वहाँ कोई चीज़ नहीं होती, वहाँ कुंडा लगता है, चीज़ें हो जाती है, उनकी जानों को खतरा है यार। कल वो बिल्डिंग की स्ट्रेंथ नहीं होगी, गिर जाएगी, तो आप क्या करोगे। और अल्लाह ना करे कराची में कोई ज़ल्ज़ला आया, हमने लास्ट दफ़ा भी सीएम को और सीएस को कहा कि यू आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। आप जिम्मेदार हैं इन चीज़ों के। अल्लाह ना करे कोई एक हादसा हुआ, हज़ारों बिल्डिंग गिर जाएगी जिसकी स्ट्रेंथ नहीं है। देखिए ये वाले भी इश्यूज हैं 101%, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जहाँ पे बहुत सारी वायलेशंस हो गई हैं, हम उसको कहीं सपोर्ट नहीं कर रहे। हम कह रहे हैं कि जो चीज़ भी इलीगल है वो गलत है, हम उसके अगेंस्ट खड़े होंगे, ख्वाह हमारा मेंबर हो या ना हो, ख्वाह मैं खुद हूँ का हसन खुद हो। कहीं अगर गलत चीज़ है तो कोई सपोर्ट थोड़ी कर सकता है। हम कह रहे हैं कि हम मिल के सब कोशिश करें, हम चीज़ों को बेहतरी की तरफ ले जाए। और ये जो सिस्टम चीज़ें चल रही हैं जिसको आप कहते हो कि ये प्रॉब्लम्स है, उनको डिजिटलाइजेशन कर दे। हम चीख रहे हैं यार, 4 नहीं 8 ये साल डिमांड बहुत ज़बरदस्त है आप लोगों की। तो डिजिटलाइजेशन तो निगरान हुकूमत में शुरू तो हो गया था। होने के बाद आपने उसको ब्रेक कर देती है ना, आप नहीं होने देते। आप लोग भी सब कहें डिजिटल क्यों नहीं हो रहा। अगर डिजिटलाइजेशन होगा ऑनलाइन, आप भी देख सकोगे, हम भी देख सकोगे, पूरी दुनिया देखती है। तो उनको पता होगा ये एनओसी है, इसमें 100 फ्लैट है, इसमें 50 फ्लैट है, और इसकी कंस्ट्रक्शन की क्वालिटी और वर्कआउट का जो शेड्यूल है वो ये है। तो हम सब मिलके चाहते हैं बेहतर हो, और हम सबको कोशिश करनी चाहिए। हम इदारे में इसीलिए बैठे और हर दफ़ा ये आवाज़ उठाते, नहीं हो पा रहा। हम नई नस्ल, नए आने वाले बच्चे, जो नए इंजीनियर बच्चे आ रहे हैं, वो नहीं रह रहे यहाँ, वो एडजस्ट नहीं हो पा रहे। हम सब का यहाँ फ़र्ज़ है कि हम अपने लोगों के लिए ऐसा इन्वायरमेंट पैदा करें, ऐसा फ्रेंडली इन्वायरमेंट पैदा करें कि आने वाले बच्चे यहाँ काम कर सकें। हमारी एज अब डिफरेंट हो गई है, हमारी नई नस्लें हैं। सही है। तो हमें उनकी तरफ देखना है। इस मुल्क में जहाँ पे 1.5 करोड़ बच्चा एजुकेशन नहीं ले रहा, वो क्या करेगा यार। ये क्या मतलब हमारा काम है। तो ये सब चीज़ों पे हम सबको बात करनी चाहिए। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया। क्योंकि वक्त बहुत महदूद और तशनगी रह जाती है, सवाल बहुत सारे हैं। अब यकीनन हम बैठेंगे दोबारा एक साथ, और फिर जब बजट आ चुका होगा फिर मैं आपसे पूछूंगा कितनी चीज़ों में आप लोग कामयाब है। हसन भाई, आपकी जो ख़त किताबत है कहाँ तक पहुँची, और उसमें आपने जो प्रपोज़ल भेजा वो कहाँ पहुँचा, और कितना उसमें से आप कामयाब हुए, और आवाम को रिलीफ मिल पाया या नहीं मिल पाया, वो हम फिर आपसे पोस्ट बजट के बाद जो है वो ज़रूर बात करेंगे। नाज़रीन, कोशिश थी कि आज ज़रा देखें कि क्योंकि जो कीमतें हैं वो आपके और मेरी पहुंच से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी हैं। अच्छी स्टैंडर्ड लाइफ जिसको हम कहते हैं वो हम देने की सबकी ज़िम्मेदारी है, जो कि हुकूमत की जहाँ जहाँ ज़िम्मेदारी है वहाँ तमाम वो लोग जो इसमें शामिल हैं वो भी ऐसे इक़दाम या ऐसे अपने अवामिल पैदा करें जिसकी वजह से आवाम की पहुँच में जो है उनके घर आ जाएँ। अब देखते हैं सबसे बड़ा किरदार इसमें हुकूमत का होता है, और हुकूमत क्या रिलीफ देती है जिसकी वजह से जो है वो महंगाई, दावे तो बहुत ज़्यादा हैं, उस पर कंट्रोल हो और लोगों के लिए अफोर्डेबल घरों की जो एक डिमांड है वो पूरी हो सके। न्यूज़ नाइट की टीम से अयाज़ राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।